दोस्तों, भारतवर्ष का मध्यकालीन इतिहास विविधता से भरा हुआ है। इन विविधताओं का मूल पहलू है अलग अलग बाहरी रियासतों का दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होना। इन रियासतों ने भारतवर्ष पर 1206 से लेकर 1526 तक राज किया। इनके 320 वर्षों के इस दौर को इतिहास में सल्तनतों का दौर कहा जाता है। इफ यू वांट टू बी मोर स्पेसिफिक देन यू कॉल इट दिल्ली सल्तनत। खैर, इन 320 वर्षों के कालखंड में यहां मूल रूप से 5 रियासतों ने राज किया। आपके सामने प्रस्तुत ये छोटा सा टेबल इसी का लेखा जोखा बयां करता है। सबसे पहले यहां राज किया मामलुक डायनेस्टी ने, जिसे स्लेव या फिर गुलाम वंश भी कहा जाता है। इनका शासनकाल 1206 से लेकर 1290 तक यानी पूरे 84 वर्षों का था। इसके बाद आए खिलजियों ने 1290 से लेकर 1320 तक राज किया, यानी पूरे 30 सालों तक। बाद में आए तुगलक 1320 से लेकर 1414 तक। इनका शासनकाल पूरे 94 वर्षों का था। दिल्ली की गद्दी पर बाकी सभी डायनेस्टीज के मुकाबले तुगलकों का शासनकाल सबसे ज्यादा है। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हुए सैयद महज 37 वर्षों तक ही यहां राज कर पाए, जहां उनका पीरियड 1414 से लेकर 1451 तक का था। सैयदों के बाद आए लोधी दिल्ली सल्तनत का इकलौता अफगान वंश था, बाकी सब तो तुर्क थे। इस वंश ने यहां 1451 से लेकर 1526 तक राज किया, यानी पूरे 75 साल। खैर, इन सभी के बारे में आपको इन शॉर्ट में जानना हो तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर आप उसे देख सकते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले वंश गुलाम वंश के बारे में जानने वाले हैं, जहां मैं इनके रूलर्स के साथ साथ इनके एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज को भी इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं गुलाम वंश की तरफ। इस वंश की कहानी की शुरुआत होती है 1191 और 1192 में लड़े गए दो इंपॉर्टेंट युद्धों से। इन युद्धों को तराइन के नाम से जाना जाता है। ये दो बैटल्स घुरिद एम्पायर के शासक मोहम्मद घोरी और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई निर्णायक बैटल्स थी। पहली बैटल में तो पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को पूरी तरह से हरा दिया था, मगर दूसरी बैटल में घोरी डिफीटेड द किंग पृथ्वीराज चौहान। यह वही समय था जब दिल्ली की गद्दी पर किसी बाहरी ताकत ने अपने पैर जमाए थे। ऐसा नहीं था कि बाहरी आक्रमणकारी यहां पहली बार आए थे। इससे पहले भी यहां बहुत से आक्रमण हुए, मगर वे सब लूट की मंशा से किए गए। मोहम्मद घोरी यहां लूट के साथ साथ साम्राज्य विस्तार के लिए भी आया था। वो अब उत्तर भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करने वाला था। खैर, इस काम को करने के लिए वो अपने सबसे नजदीकी दो वफादारों को चुनता है। दिल्ली और आगरा वाले हिस्से को वो देता है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। वही बिहार और बंगाल वाले का जिम्मा था उसके एक सरदार बख्तियार खिलजी के पास। ये दोनों इन क्षेत्रों के शासक नहीं बल्कि गवर्नर्स के रूप में घोरी एम्पायर के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में 1206 में हुई मोहम्मद घोरी की हत्या इन दोनों के लिए एक गोल्डन चांस था अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने का। इस मामले में कुतुबुद्दीन ऐबक थोड़ा आगे चले जाता है। वो ना सिर्फ खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर घोषित करता है, बल्कि बख्तियार खिलजी के मौत के बाद उसके एरियाज को भी अपने क्षेत्र में मिला लेता है। इस अचीवमेंट के चलते ही एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी। क्योंकि ये एक गुलाम था, इस वजह से इसे लोगों द्वारा गुलाम वंश कहा जाने लगा। ऐबक को दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इट वॉज वेरी हार्ड स्ट्रगल बाय ऐबक, क्योंकि मोहम्मद घोरी की हत्या की वजह से घोरिद एम्पायर में एक इंटरनल सक्सेशन वॉर शुरू हो गया था, जिसका इंपैक्ट दिल्ली की तरफ भी हो रहा था। क्योंकि घोरिद एम्पायर अफगानिस्तान में स्थित काबुल से कंट्रोल होता था, इसलिए वहां के आने वाले सुल्तान हमेशा से दिल्ली को एक खजाने के रूप में देखते थे। कई बार इन्होंने यहां आक्रमण भी किए, मगर कुतुबुद्दीन ऐबक की सूझबूझ की वजह से वे ज्यादा इंपैक्ट पहुंचा नहीं पाए। ऐसे में कुतुबुद्दीन को यह जरूरी था कि वो काबुल से होने वाले इन आक्रमणों को वक्त से पहले रोके। सो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर। अपनी बॉर्डर्स को काबुल की तरफ से सेव करने के बाद ही कंसोलिडेट हिज ओन एम्पायर सक्सेसफुली। कुतुबुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी पर 25 जून 1206 से लेकर 14 नवंबर 1210 तक राज किया। इन 4 वर्षों के पीरियड में वो अपनी जनता के दिलों में एक वफादार, उदार, साहसी और न्यायप्रिय राजा के रूप में उभरा। कई इतिहासकारों की माने तो ऐबक की सेना में तुर्क, घुरिद,
खुरासानी, खिलजी और हिंदुस्तानी शामिल थे। खैर, ऐबक को चौगन खेलने का बहुत शौक था। चौगन खेल की बात करें तो आप इसे मॉडर्न टाइम के हॉर्स पोलो से कंपेयर कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस खेल को खेलते समय ऐबक घोड़े से गिर गया था, जहां इमीडिएटली उसकी मौत हो गई। उसकी मौत रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से हुई थी। इस अचानक हुई मौत की वजह से ऐबक कुड नॉट चूज हिज सक्सेसर। उसने अपना उत्तराधिकारी अब तक सुनिश्चित नहीं किया था। ऐसे में लाहौर में मौजूद तुर्की मलिक और अमीरों ने मिलकर आराम शाह को अपना नया सुल्तान घोषित किया। आराम शाह के बारे में कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स अब तक मौजूद नहीं है। ऐसे में वो पहले कौन था, इसके बारे में जानना थोड़ा मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, आराम शाह ऐबक का ही एक बेटा था। खैर, आराम शाह के सत्ता संभालते के साथ ही कई प्रोविंस के गवर्नरों ने खुद को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया। वजह आराम शाह का सस्ता एडमिनिस्ट्रेशन। आराम शाह अपने नाम की तरह ही आलसी और कर्तव्यहीन सुल्तान था। बस यही वजह थी कि वो दिल्ली की गद्दी पर 8 महीने भी शासन नहीं कर पाया। कुछ तुर्की सरदारों ने कुतुबुद्दीन के पुराने गुलाम इल्तुतमिश को इनवाइट किया था सत्ता संभालने के लिए। कुतुबुद्दीन ने 1197 में अनिलवाड़ा की विजय के कुछ समय बाद इल्तुतमिश को खरीदा था। ही वॉज द ग्रेट वॉरियर। कई इतिहासकारों की माने तो ऐबक भी यही चाहता था कि मेरे बाद इल्तुतमिश ही सत्ता संभाले, मगर ऐबक की यूं हुई अचानक मौत के बाद समय की कमी की वजह से हड़बड़ी में आराम शाह को सत्ता सौंप दी गई थी। खैर, अब समय था आराम शाह के भी उत्तराधिकारी को चुनने का, क्योंकि अब किसी को भी आराम शाह की सत्ता पर विश्वास नहीं था। ऐसे में कुछ अमीरों द्वारा इल्तुतमिश को अगला सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। साथ ही साथ उसकी ऐबक की एक बेटी के साथ शादी भी करा दी जाती है, ताकि वंश परंपरा अनुसार उसे सुल्तान स्वीकार कर लिया जाए। मगर प्रेजेंटली गद्दी पर बैठे आराम शाह को यह कतई मंजूर नहीं था। उसने इल्तुतमिश से कई बार युद्ध किए, मगर हर बार ही डिफीटेड बाय द इल्तुतमिश आर्मी। एक दिन ऐसे ही एक वॉर कैंपेन के दौरान आराम शाह की भी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद विदाउट एनी अपोज जून 1211 में इल्तुतमिश गुलाम वंश का तीसरा सुल्तान बनता है। इल्तुतमिश ने यहां 1211 से लेकर 1236 तक राज किया। ऐसे बहुत से अमीर थे जो कि इल्तुतमिश की सत्ता से भी खुश नहीं थे, मगर इल्तुतमिश के स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स के सामने किसी की एक न चली। अपनी सूझबूझ के साथ वो एक के बाद एक सभी विरोधियों को रास्ते से हटाता चला गया। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में बहुत से एक्सपांशंस किए। एट इनिशियल स्टेज 1210 में वो बिहार को जीतता है। इसके बाद वो बंगाल की तरफ अपना मोर्चा बढ़ाता है। 1225 में बंगाल पर विजय के बाद वो वापस नॉर्थ की तरफ आ जाता है। उसका निशाना अब रणथंभौर था। ऐसे में 1226 में वो उसे भी जीत अपनी स्टेबिलिटी कायम करता है। इल्तुतमिश का शासनकाल उसके जीते जी पूर्ण रूप से स्थिर था, मगर उसके जाने के बाद उसके बेटों के बीच हुए संघर्षों ने इसे अस्थिर बना दिया। इल्तुतमिश की मौत 30 अप्रैल 1236 में एक बीमारी के चलती हुई थी। इसके बाद गद्दी पर आया उसका बेटा रुकुद्दीन फिरोज बस कुछ ही महीने राज कर पाया, क्योंकि उसकी बहन रजिया सुल्तान ने 1236 में उसे मारकर दिल्ली की गद्दी पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की 5वीं और पहली महिला सुल्तान थी। लेट मी करेक्ट दिस सेंटेंस, वो सिर्फ गुलाम वंश की नहीं बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बनी, क्योंकि इसके बाद आने वाले किसी भी वंश के महिलाओं में यह दमखम नहीं था। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक यानी 4 वर्षों तक का था। रजिया ने अपने राज में सिल्वर्स और गोल्डन कॉइन्स का प्रचलन शुरू किया, जिस पर उसके पिता इल्तुतमिश की प्रतिमा लगी रहती थी। रजिया सुल्तान बहुत ही पावरफुल सुल्तान थी और शायद आगे चलकर यही उसकी बहुत बड़ी कमजोरी भी बनी। कुछ सालों बाद उसके आदेशों को मानना दरबार के अमीरों को खटकने लगा। एक महिला से आदेश लेना उस जमाने में मर्दानगी को ठेस पहुंचाने जैसा था। लिहाजा एक आंतरिक षड्यंत्रों के चलते उसके ही अमीरों द्वारा रजिया सुल्तान को भी मार दिया गया। रजिया सुल्तान के जाने के बाद आने वाले 3 सुल्तान बहुत ही नाकारा और निकम्मे सुल्तान थे। रजिया के बाद सबसे पहले आया मुइजुद्दीन बहराम, जिसने 1240 से लेकर 1242 तक राज किया। इसके बाद आया अलाउद्दीन मुसाद शाह,
जिसने 1242 से लेकर 1246 तक राज किया। दिल्ली की गद्दी पर 8वां और आखिरी कर्तव्यहीन सुल्तान था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। इसने गद्दी पर 1240 से लेकर 1266 तक राज किया। रजिया सुल्तान के बाद आए ये तीनों शासक हमेशा से दरबारियों और अमीरों की खाद की कठपुतलियां बने रहे। यही वजह थी कि ये यहां ज्यादा देर तक राज नहीं कर पाए। इन सभी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा गयासुद्दीन बलबन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ गुलाम डायनेस्टी। कई इतिहासकार इसे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश से भी ऊंचा दर्जा देते हैं। 1266 में गद्दी पर आते के साथ ही बलबन ने अपने सिंहासन के लिए चल रहे इस कठपुतली प्रथा को बंद करते हुए सारी पावर को अपने हाथ में लिया। 9वें सुल्तान के रूप में उसने अपने पॉलिसीज में कई बदलाव किए। अधिकारियों के तबादले किए गए। दरबार में बढ़ रहे षड्यंत्रों को रोकने के लिए जासूसों को काम पर लगाया। दरबार के हर डिपार्टमेंट में उसका एक जासूस रहता था। ऐसे में उसके खिलाफ चलने वाले षड्यंत्रों की दास्तां बलबन को वक्त से पहले ही चल जाती थी। बस यही वजह है कि बलबन दिल्ली की गद्दी पर 1266 से लेकर 1287 तक राज करने में सफल रह पाया। 1287 में हुई बलबन की मौत के बाद उसका पोता मुइजुद्दीन कैकाबाद दिल्ली की गद्दी पर आया। कैकाबाद गुलाम वंश का आखिरी सुल्तान साबित हुआ, क्योंकि इसके गद्दी पे आने के 4 साल बाद यानी 1290 में इसके एक वजीर जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर खुद को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया। कैकाबाद की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी पर गुलाम वंश का खात्मा हो जाता है और शुरू हो जाती है एक नए वंश की दास्तां, जिसका नाम था खिलजी वंश। आने वाली वीडियो में हम इसी वंश के बारे में जानेंगे। खैर, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, मगर जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा सुल्तान भी था जिसे लोग पागल सुल्तान कहते थे, क्योंकि इसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी। वो दरबार में कभी सुल्तानों वाले कपड़े पहनकर आया ही नहीं। उसके पोशाक हमेशा से स्त्रियों के रहते। हद तो तब हुई जब ये सुल्तान नग्न अवस्था में दरबार में आया। तभी से लोग इसे पागल सुल्तान कहने लगे। अब आपके लिए सवाल यह है कि इस सुल्तान का नाम क्या था? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।